नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। आशा है आपकी प्रथम परीक्षा अच्छी गई होगी। कंप्यूटर उपकरण की वजह से या फिर मेरी वजह से आपको परीक्षा में जो भी कुछ दिक्कतें आई उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम कहानी लेखन की ओर आगे बढ़ेंगे। कहानी लेखन में कौन सी बातें ज़रूरी है कहानी लेखन करते समय वो जानना हमें ज़रूरी है, वरना हमारे गुण कट सकते हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न कहानी लेखन का होता है। उसमें एक कहानी की रूपरेखा यानी कि ढांचा दी जाती है और उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। इस कहानी को एक शीर्षक देना और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख लिखना भी आवश्यक है। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न कहानी लेखन का होता है, आपको पता है, पार्ट बी में बराबर, जिसमें कहानी लेखन का प्रश्न होता है। इसमें एक कहानी की रूपरेखा यानी कि ढांचा दी जाती है, जिन्हें આપણે मुद्दा परથી वार्ता गुजराती में એમ કહેવાય છે, बराबर। रूपरेखा दी जाती है और उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है, यानी कहानी लेखन आपको दिया जाता है। इस कहानी को एक शीर्षक देना यानी कि उस कहानी को हमें टाइटल देना है, नामांकन करना है उसका, और अंत में उस कहानी से मिलने वाली सीख या फिर बोध आपको लिखना है, बराबर। कहानी लेखन के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। कई बार कहानी लेखन के लिए 5 अंक भी होता है। शिक्षक अपनी तरीके से गुण में थोड़े बहुत परिवर्तन करता है। कई बार कहानी लेखन के 6 मार्क्स होते हैं, कई बार 5 मार्क्स तो कई बार 6 मार्क्स भी होते हैं। अब जानते हैं कहानी लेखन करते समय कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लो। जो रूपरेखा दी है कहानी की उसे ठीक तरीके से पढ़ लो। अगर कहानी की रूपरेखा हमने सही तरीके से पढ़ ली तो कहानी बनाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। रूपरेखा का विस्तार, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो, यानी कि जो भी उसमें बात बताई गई है उन सारी बातों का हमें विस्तार करना है। कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम दो। जो भी कहानी का स्थान है, गांव है, बराबर, कहीं कहीं गांव, किसी कहानी में गांव के बारे में बताया गया है तो गांव का नाम लिखो, अपनी तरीके से कोई नाम दे दो आप, बराबर। साथ ही पात्र है तो पात्र के नाम अगर रूपरेखा में दिए हो तो ठीक है, वरना आप अपनी तरीके से भी नाम दे सकते हो। जैसे कि 2 मित्र थे, दोनों जंगल में जा रहे थे, इस प्रकार से रूपरेखा अगर आपको दी हो, बराबर, तो 2 मित्रों का आपको नाम देना होगा, रामू या श्यामू या फिर मोहन या फिर सोहन, बराबर। ऐसे कोई भी नाम देना आपको बिल्कुल आवश्यक है, तभी कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी और कहानी पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा और गुण लेने योग्य आपकी कहानी बनेगी। और उसमें स्थान भी दिखाना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कहाँ की बात कर रहे हो, रामपुर, धनकपुर या फिर कौन सा भी गाँव, किसी भी गाँव का नाम आप दे सकते हो। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो, बराबर। उसमें जो घटना है उस बात को रूपरेखा में वर्णित होती है तो उस घटना को सही तरीके से पढ़ो और फिर उसे विस्तृत करो। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। पात्रों की जो बातचीत है उसे संवाद के रूप में लिखो, यानी कि एक मित्र है वो दूसरे मित्र से क्या कह रहा है, अगर कहानी में ऐसा हो, या फिर सेठ की डांट की वजह से नौकर है वो चला गया। इस प्रकार से कहानी में अलग अलग प्रकार के मूड आते हैं, बराबर। तो उसमें जो पात्रों की बातचीत होती है उसे आप अवतरण चिन्ह करके बता सकते हो। कोई विशेष बात हो तो उसे भी आप अवतरण चिन्ह करके बता सकते हो। अन्य बातें जो ज़रूरी है इसमें, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, मतलब कहानी जो है वो भूतकाल में होनी चाहिए। उसमें जो वाक्य है, क्योंकि कहानी हो चुकी है और उसे आप लिख रहे हैं, कहानी अभी वर्तमान काल में बन नहीं रही है लेकिन घट चुकी है, इसलिए आप उसे भूतकाल में लिखेंगे। पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। 3-4 परिच्छेद यानी 3-4 पैराग्राफ होने ही चाहिए। केवल 2 पैराग्राफ में आप कहानी खत्म नहीं कर सकते। कहानी का विस्तार होना ज़रूरी है, बराबर, कि किस प्रकार कहानी की शुरुआत होती है, कौन सा गांव है, कहाँ वो लोग रह रहे हैं, फिर कौन सी घटना हुई जिसके वजह से उनकी ज़िंदगी में बुरे दिन आए, बराबर। तो वो सारी बातें आपको विस्तृत तरीके से आप लिखोगे तो अपने आप 3-4 पैराग्राफ हो जाएगा। उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग आपको करना चाहिए। जहाँ जहाँ अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, अवतरण चिन्ह है, उद्गार चिन्ह है, आश्चर्यजनक कोई बात है तो वहाँ आपको उद्गार चिन्ह लगाना है। तो ये सारे चिन्ह का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह भाषा विषय है और भाषा विषय का तो सौंदर्य ही उसके विराम चिन्ह है, इसलिए विराम चिन्ह तो होने ही चाहिए। शीर्षक, कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर कहानी को उपयुक्त व छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक यानी कि कहानी का जो टाइटल है, बराबर, ऊपर जो नामांकन होता है वो कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या फिर संदेश को ध्यान में रखकर छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। उसमें प्रसंग क्या है, घटना कौन सी है, कौन से पात्र है, पात्र में कौन से गुण हैं, ईमानदारी का गुण है, कर्तव्य निष्ठा का गुण है, सच्चाई का गुण है, उसे देखकर आप शीर्षक दो। घटना को पढ़ो, उसमें से कौन सा गुण निकलता है उसे ध्यान में रख कर दो। या फिर कहानी में से क्या सीख मिलती है, उपकार का बदला है तो उपकार
से सीख दो, इस तरीके से आप छोटा सा शीर्षक दे सकते हो। सीख, कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्य में लिखनी चाहिए। मतलब कहानी से आप सामान्य अपने कहानी पढ़ी तो उसमें कौन सी आपको बात समझ में आई, आप कौन सी बात समझे, क्या उसमें लालच करने की बात बताई गई है, क्या उसमें झूठ न बोलने की बात बताई गई है, तो वो सारी बातों को आप 1-2 वाक्य में अपने शब्दों में लिख सकते हो। कहानी लगभग 15 से 20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए, बराबर 15 या 20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए। ज़्यादा लंबी कहानी को ज़्यादा लंबी खींचो मत, वरना उसका मज़ा नहीं रहता। कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए, मतलब भाषा का जो उपयोग है वह सरल और उसमें छोटे मोटे मुहावरों का उपयोग आप कर सकते हैं, जिस प्रकार हमारी इकाई में होता है, बराबर। जैसे 2 मित्र जंगल में जा रहे थे तो अचानक से वहाँ शेर आया और शेर का सामना करने के लिए जो मित्र है वह अपने हाथ में हथियार लेकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर जो शेर है या फिर दूसरा कोई प्राणी है तो वह 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया। तो इस तरीके से मुहावरेदार वाक्य का भी आप उपयोग कर सकते हो। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए, बराबर। जो लिखावट है उसे स्वच्छ तरीके से, सुंदर तरीके से लिखिए, लेखन के मार्क्स मिलेंगे आपको। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। एक बार कहानी लिख लो और पूरी तरीके से पढ़ लो कि अपनी जो भी उसमें लिखा है वो सारी बातें सही हैं। निम्नलिखित रूपरेखाओं के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए, बराबर। अब एक कहानी आपके सामने है, ये कहानी आपकी इकाई नंबर 6 में आ चुकी है। इसी कहानी को हमें लिखना है, आपकी निबंध माला में आपको इस कहानी को लिखना है। बच्चों, ये जो मैंने कहानी की सारी बातें आपको ऊपर बताई, ये सारी आपको नोटबुक में लिखनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये कहानी की रूपरेखा, अब से कहानी की रूपरेखा और कहानी जो मैं लिखवाऊंगी उसे आपको अपनी नोटबुक में अवश्य तौर पर लिखना है। एक लकड़हारा, जंगल में नदी के किनारे पेड़, लकड़ी काटना, कुल्हाड़ी का पानी में गिरना, उदास हो जाना, देवदूत का आना, कुल्हाड़ी निकालने के लिए डुबकी लगाना, पहले सोने की कुल्हाड़ी निकालना, यह मेरी नहीं, फिर चांदी की कुल्हाड़ी, यह भी मेरी नहीं, फिर लोहे की कुल्हाड़ी, स्वीकार, लकड़हारे की ईमानदारी पर देवदूत का खुश होना, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी इनाम में दे देना। सीख, प्रस्तुत जो रूपरेखा दी है उसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, बराबर। ये कहानी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम जान लेते हैं। एक लकड़हारा એટલે જેને આપણે कठियारो कहिए, जंगल में जो लकड़ी काटने के लिए आया है, बराबर, और लकड़ी काट कर बेच कर जो अपना गुजरान चलाता है। जंगल में नदी के किनारे पेड़ है, वहाँ पेड़ों की वह लकड़ियाँ काटता है। कुल्हाड़ी का पानी में, अचानक काटते काटते क्या हो जाता है कि उसकी जो कुल्हाड़ी है लोहे की वह कहाँ गिर जाती है, पानी में। वह उदास हो जाता है। क्यों उदास हो गया है? क्योंकि वह जंगल में जो नदी के किनारे पेड़ है उसकी लकड़ियों को काट कर वह बेचता है और उससे जो पैसे आते हैं उससे उसका घर का गुजारा चलता है। लेकिन अब जो उसका औजार है जिसकी वजह से उसका घर चल रहा था वह औजार पानी में गिर गया, इसलिए वह उदास हो जाता है। देवदूत का आना, जब वह उदास हो जाता है उस समय पानी में से एक देवदूत बाहर आते हैं। कुल्हाड़ी निकालने के लिए डुबकी लगाना, बराबर। देवदूत जो है वह इस लकड़हारे को रोते हुए देखकर कुल्हाड़ी निकालने के लिए वह कहाँ जाता है, पानी में डुबकी लगाता है। कौन? देवदूत। क्यों? क्योंकि लकड़हारे को उसने उदास देखा, उसकी मदद करने के लिए। पहले सोने की कुल्हाड़ी निकालना, पहले उस देवदूत ने कौन सी कुल्हाड़ी निकाली? सोने की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे को जब ये कुल्हाड़ी बताई तो उसने कहा कि यह मेरी नहीं है। फिर देवदूत ने दूसरी कुल्हाड़ी निकाली, तो दूसरी कुल्हाड़ी कौन सी थी? चांदी की कुल्हाड़ी थी। यह देखने पर भी वह जो है लकड़हारा उसने क्या कह दिया कि यह भी मेरी नहीं है। फिर देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और इसे देखकर जो लकड़हारा है वह खुश हो गया और कहने लगा, उसे स्वीकार किया कि यह जो कुल्हाड़ी यह मेरी है। लकड़हारे की ईमानदारी पर देवदूत का खुश होना, मतलब लकड़हारा ईमानदार निकला। क्यों? क्योंकि देवदूत ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली, चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, फिर भी लकड़हारे ने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वह ईमानदार है। वह केवल अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को पसंद करता है और जब लोहे की कुल्हाड़ी देवदूत ने दिखाई तो वह उसे पसंद आ गई और उसने कहा कि हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, इसलिए वह खुश हो गया। इसलिए लकड़हारे की जो ईमानदारी है उस पर देवदूत बहुत ही खुश हुआ और सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी इनाम में उसे दे दी। क्यों? क्योंकि लकड़हारा ईमानदार था। अगर वह चाहता तो वह झूठ भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपनी ईमानदारी दिखाई और अपनी कुल्हाड़ी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी वह मांगी, जिसे देखकर देवदूत खुश हो गए और उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी इनाम में उसे दे दी, बराबर। तो प्रस्तुत कहानी को हम क्या सीख दे सकते हैं? शीर्षक क्या दे सकते हैं? टाइटल छोटा सा एक इस कहानी में पात्र हमने आगे देखा, बराबर, कि अगर हमें शीर्षक देना हो तो मुख्य पात्र, प्रसंग या फिर संदेश को ध्यान में रखकर देना चाहिए। तो यहाँ जो पात्र है लकड़हारा, तो लकड़हारे में कौन सा गुण हमें दिखाई दिया? ईमानदारी, बराबर। तो ईमानदारी की वजह से उसे क्या मिला?
उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी मिल गई। तो इस कहानी को हम शीर्षक दे सकते हैं कि ईमानदारी का फल, बराबर, या फिर लकड़हारे की ईमानदारी। इस तरीके से भी आप शीर्षक दे सकते हो। ख्याल आ गया आपको, बराबर। और इसमें इसी प्रकार से अगर इसमें सीख लेनी हो तो सीख भी हमें क्या मिल सकती है, सीख अगर लेनी हो तो हमें क्या मिल सकती है, इसमें आप अपनी तरीके से अंदाज़ा लगाओ कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी हमारे अंदर होनी चाहिए और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा ही होता है, बराबर। ईमानदारी हमें अपने स्वभाव में रखनी चाहिए। अगर हम अपने कार्य में ईमानदारी रखेंगे तो हर एक चीज़ का अच्छा फल हमें मिलेगा, बराबर। आगे की जो संपूर्ण कहानी है उसे लेखन के तौर पर हम अगले टास्क में देखेंगे। अस्तु, आज का हमारा टास्क यहीं तक।